हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हम साथ में आपके पीवाईक्यू के साथ जो आपके कॉन्सेप्ट है उन्हें भी समझते हैं और आप किस प्रकार से सही आंसर पर जा सकते हो बिना आपको क्वेश्चन आए, वो भी ट्रिक हम आपको बताते हैं। मतलब हमारा मेन फोकस क्या होता है, सीटेट जो आपका 70% है वो सिर्फ आपका क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके से ही आपका पास हो जाता है। 30% आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट है, मतलब रटने वाली चीज़ है जो आपको याद ही करनी होगी, लेकिन 70% से आपका सीटेट पास हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 90 नंबर लाने होते हैं। तो अगर आप ये 70% किस प्रकार से लेके आओगे, तो यही हम जो है आपको यहाँ पर क्लासेस में सिखाते हैं कि बिना आपको आंसर आए किस प्रकार से सही ऑप्शन पर आप जा सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई नया जुड़ा हो तो जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। सीटेट बाय एकता नैन करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लासेस मैंने सीक्वेंस वाइज आपके अरेंज कर दी है, तो जाकर चेक कर लेना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, ये आपका यहाँ पर अभिकथन और कारण के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिले थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका लेके आया जाता है, क्योंकि आपको दोनों ही तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर हम बात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझे क्या कह रहे हैं। ठीक है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान व मूल्य देना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो आपके यहाँ पर स्कूल करिकुलम में जो है बच्चों से रिलेटेड जो भी वैल्यू है, स्पेस है, आपका कल्चर नॉलेज है, इसका जो है आपको क्या देना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, रीजनेबल जो है आपका स्पेस इसमें मिलना चाहिए। मतलब कुल मिला के क्या उचित स्थान आपका देना चाहिए। आगे क्या है, रीजन क्या दिया। ठीक है, रीजन में क्या, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए आपका समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। अब आपका रीजन इन्होंने है दिया। आप क्या करोगे, देखो आप हमेशा इसमें आप बिकॉज लगा दो, ठीक है, या फिर आप क्या लगा दो, बिकॉज लगा दो, या फिर आप क्योंकि लगा दो। इन दोनों को करके ही आपको सही आंसर पर जाना है। देखो क्या होता है, कई बार आपका यहाँ पर अभिकथन कारण मतलब रीजन दोनों सही होते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या फिर नहीं, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं। तो इसकी ट्रिक यही है, बीच में आप बिकॉज लगा दो या फिर आप क्योंकि लगा दो, बस। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा हाँ ये इससे रिलेटेड है या फिर नहीं। तो देखो इन्होंने क्या बताया, आपका यहाँ पर विद्यालय का पाठ्यक्रम में आपके विद्यार्थियों को जो है उचित सांस्कृतिक मतलब स्थान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रियाओं को और ज्यादा सुगम बनाता है, इजी बनाता है, सपोर्ट करता है बच्चों को। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लगा के देखा मैं, रीजन अच्छा मिल गया। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, बताइए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका इसका थर्ड आंसर, बिल्कुल सही है। क्या है आपका यहाँ पर, ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, यही आपको ट्रिक अपनानी है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगर आपको ये समझना है, मैंने यहाँ पर डिटेल में आपका ऐड किया गया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर देती हूँ, जाकर चेक कर लेना। ठीक है, वही सब चीजें कि जो आपकी सांस्कृतिक है वो क्या करती है, वो बच्चों को पहचान बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी जो है हेल्प करती है सीखने में। जब अलग अलग कल्चर हो गए तो बच्चे वहां पर ज्यादा सीखेगा, सीखने में सुगम बनाएगा। अगर आप बच्चों को उसी के कल्चर से रिलेटेड आप चीजें करके पढ़ा रहे हो, तो उससे बच्चा ज्यादा सीखेगा, उसके लिए चीजें ईजी हो जाएगी, क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट में उस कल्चर में रहता है। तो इसी वजह से जो आपका कारण में बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करता है। तो बताना है आपको किसकी वकालत करता है, वकालत मतलब किस चीज से रिलेटेड है, सीधा ये। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आप हटा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले क्या है, व्याख्यान देने और समझने में प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। चलिए हो सकता है आपका यहाँ पर है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया को प्रभावी शिक्षण है। क्या बता रहे हैं कि जो आपका रिकॉल करना, ये सब चीजें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसे कट कीजिए। निष्क्रिय बनाना, ये भी कट कीजिए। चलिए आगे देखेंगे। इन्होंने क्या कहा, शिक्षार्थियों जो है सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में भी क्या था, व्याख्या देना और समझाने के प्रभावी ढंग से शिक्षण होता है। बताइए कौन सा होगा। ठीक है, फर्स्ट और आपका यहाँ पर फोर्थ, बताइए कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी बताइए। और जो नए हो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर ही आपको सारी पीडीएफ देंगे। तो फोर्थ इन्होंने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या नेगेटिव आ गया, यहाँ पर आपके व्याख्या करना आ गया, लेक्चर देना जो है आपको एक नेगेटिव चीज आ जाती है, बस नेगेटिव हटाना था। इसमें लेक्चर नेगेटिव आ गया, इसमें क्या आ गया आपका दोहराव आ गया, प्रत्याहार नेगेटिव, निष्क्रिय नेगेटिव, बस तीनों कट हो गए, सीधा आंसर पर चले गए। तो ये चीजें आपको सीखनी है। ये चीजें तभी सीखोगे जब आप रोज डेली 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ोगे। ये चीजें मैं आपको सिखा दूंगी और इसी से जो आपका सीटेट पास हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगर बात करें आपका
ये क्या करता है आपका सामाजिक संरचनावादी, ये बात करता है पर्यावरण और दूसरों के साथ जो अंतःक्रिया से सक्रिय रूप से एक्टिव पार्टिसिपेट पर ये फोकस करता है कि जो हम इन्वायरमेंट में सीखते हैं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, आगे है इसका अर्थ क्या है, शिक्षार्थियों को केवल शिक्षकों के द्वारा या पाठ्य पुस्तक से जानकारी प्राप्त कराना नहीं बल्कि सक्रिय रूप से आसपास की दुनिया को समझाना है। यही आपका सामाजिक संरचनावादी है। काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3rd, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, जो कि आपका अबाउट लर्निंग, बस ये बता रहा है। बताइए कौन सा आपका लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, सीधा आंसर आपको मिलेगा। पहला क्या है, अधिगम जो है आपका सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। ठीक है भाई, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं है आपका, क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, प्रक्रिया नहीं है, मतलब क्या कह रहे हैं, प्रोसेस नहीं है आपका, प्रोडक्ट है। ये तो भाई गलत है। ठीक है, लर्निंग क्या है आपका, प्रोसेस ही तो है। लर्निंग क्या है आपका, प्रोसेस है, ये हम करते ही रहते हैं। तो भाई यही आपको आंसर मिल गया, बस यही आपका था। इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, यही नहीं है, यही आंसर आ गया। आगे क्या है आपका, अधिगम जो है शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। प्रीवियस नॉलेज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपने माइक्रो टीचिंग कभी पढ़ा होगा बीएड में, बीटीसी में, तो क्या करते हैं हम पहले बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के साथ चीज़ों को रिलेट कराते हैं, तो इससे क्या होता है, उसकी लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। आगे क्या है आपके यहाँ पर, पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है। ये भी बिल्कुल सही है, जो आपकी प्रायर नॉलेज होती है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, उससे जो है हम आपका क्या करते हैं, बीच बीच में जो है आपका पुनर्गठन मतलब चीज़ें ऐड डाउन करते रहते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका एकमात्र यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिल गया आपको, नेगेटिव पॉइंट मिल गया था, बस यही आपको ढूंढना था। बाकी जो आपका बिल्कुल सही था, सामाजिक क्रियाओं से सीखते हैं। अभी ऊपर क्या पढ़ा हमने, अंतः क्रिया से सीखते हैं, तो सामाजिक क्रिया क्या आपका अंत्य क्रिया है। समाज में रहोगे तो एक दूसरे के साथ अंत्य क्रिया होगी। ये पूर्व ज्ञान पर, ये भी बिल्कुल सही है। वैचारिक स्कीम पुनर्गठन, ये भी बिल्कुल सही है। संशोधन करना, पुनर्गठन करना, चीजें ऐड डाउन, मतलब वही। आगे क्या है, उत्पाद नहीं है जिसे हासिल किया जा सकती। ठीक है, अधिगम क्या है, उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है जिसे आपको सिर्फ प्राप्त करना है। बस मुझे तो बीए की डिग्री प्राप्त करना है, ये आपका अधिगम नहीं है। आपने बीए में क्या सीखा, जो आपने बीए में क्या लर्निंग करी, ये आपका लर्निंग है, ये आपका अधिगम है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, उत्पाद ना होकर क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो कि आपकी चलती ही रहती है। नए ज्ञान कौशल को आपका अधिग्रहण करने के साथ साथ जो आपके पूर्व वैचारिक है उनमें भी आप क्या करते हो, पुनर्गठन मतलब चीजें जो है आप यहाँ पर नियोजित करते हो, दोबारा से आप चीजें अच्छे से पुनः आयोजित करते हो। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। आगे बात करेंगे आपका, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है विकास क्या है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहे, टोटल मिलाकर आपसे पूछना चाह रहे इसमें से विकास जो है क्या बताता है, बस इस सारे में से। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, पहले क्या कर रहा है बच्चा, सूक्ष्म पेशीय कौशल से जो है स्थूल पेशी पर जा रहा है। ठीक है, सूक्ष्म मतलब आपकी जो बिल्कुल फाइन मोटर स्किल है, उससे वो किस पे जा रहा है, ग्रोस मोटर स्किल पे जा रहा है। बताइए क्या आएगा। ठीक है, बताइए इसमें क्या आएगा। ठीक है, लीनियर है आपका, समीप दुराभी मुख है। ठीक है, आपका प्रोक्सी मोडिस्टल है, या आपका अरजक है, या फिर आपका शीर्षगामी है। ठीक है, सेफेलोकोडल है। बताइए कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका समीप दुराभी मुख। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर प्रोक्सीमोडिस्टल, प्रोक्सीमोडिस्टल क्या बताता है आपका, ये क्या बताता है, केंद्र से चीजें बाह्य की तरफ जाएगी। मतलब पहले आप बच्चा पूरे शरीर को आपका खड़ा करना सीखता है, फिर वो फाइन मोटर मतलब छोटी छोटी चीजों, जैसे कि बच्चा पहले अपने आप को खुद से बैलेंस करना सीखेगा, फिर वो अपनी उंगलियों पे काम करेगा, हाथों पे काम करेगा। तो क्या करते हैं आपका कह सकते हो जो आपका स्थूल है, स्थूल से आपका यहाँ पर ग्रोस मोटर से किस पर जाता है, फाइन मोटर की तरफ जाता है। मतलब फिर छोटी चीजों को कैच करना स्टार्ट करता है। चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे आपका, ये क्या बताता है, ये आपका बताता है कि शरीर से केंद्र के बाहर तक जाता है। ठीक है, ये आपका बच्चा हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा, केंद्र से जो है ना आपका विकास जो है बाहर तक जाएगा। ठीक है, यही बताता है। इसका अर्थ क्या है, पहले बच्चा जो है मूल रूप से जो है शरीर की निकटतम मांसपेशियों पर नियंत्रित करना सीखता है। मतलब जो भी बड़ी बड़ी मांसपेशियां, पैरों से खड़ा होना, धड़ को संभालना, पेट को संभालना, कमर को संभालना, ये सारी चीजें सीखता है। फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे आगे की मांसपेशियों का उपयोग करने में महारत हासिल कर लेता है। फिर वो सूक्ष्म चीजें भी सीख जाता है। आपने देखा होगा 2-3 साल का बच्चा खड़ा होना सीख जाता है, लेकिन उसे जब आप पेंसिल देते हो, पढ़ने को कहते हो, तो उस पर नहीं होता, लिखा उस पर नहीं जाता, वो बहुत ही मुश्किल से पेंसिल पकड़ पाता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, उसकी जो आपकी
सूक्ष्म मांसपेशियाँ, आपकी फाइन मोटर स्किल है वो आपकी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या होती है, वो आपकी बाद में होती है, पहले वो पूरे शरीर को अपना बैलेंस करना सीखता है। तो यही आपका यहाँ पर था, ठीक है। प्रोक्सिमो डिस्टल यही बताता है, पूरी कहानी यही है, ठीक है। क्या होगा आपका वो यहाँ पर आपका केंद्र से जो है बाहर की ओर जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट ही आपका पूरा कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें बताइए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पकड़ना, आपका हेर फेर करना, ये बाद में बच्चा सीखता है उंगलियों से, हाथों से। चलिए आगे बात करेंगे। विकास के किस पहलुओं में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? बहुत ईजी क्वेश्चन, हर बार बताती हूँ मैं। इससे पहले जो आपका पेपर कराया है जुलाई वाला, 7 जुलाई को जो पेपर हुआ, 7 जुलाई 2024 में, वो पेपर कराया, उसमें भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई है। वही चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी है। विकास किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या की व्याख्या करता है? नैतिक में क्या करेगा? आपने बचपन में पढ़ा होगा, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। इसमें आपके अच्छाई या अच्छा बुरे को जानते हैं, ठीक है। मोटर, अभी हमने पढ़ा फाइन मोटर, आपका ग्रोस मोटर स्किल। सामाजिक में समाज के मापदंडों को, समाज की आपके रूल नियम को सीखते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक क्या है, एक याद रखना, संज्ञानात्मक ब्याज से रिलेटेड है और इनका एक ही टैग वर्ड है, वो क्या है आपका माइंड। जो भी कार्य माइंड करेगा वो आपका कोग्निटिव में आएगा, हर एक काम संज्ञान में। जैसे कि याद करना, याद भी इसी में आएगा, मेमोरी भी इसी में आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी में आएगा, कोई चीजें आप सीख रहे हो वो भी सब मतलब लगभग आपका इसमें ही आ जाएगा। जैसे कि थिंक करना, चिंतन किससे करोगे, माइंड से करोगे। तर्क लॉजिक किससे लगाओगे, माइंड से लगाओगे। समस्या समाधान किससे होगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे होगा, कोग्निटिव मतलब दिमाग से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका तर्क चिंतन, ठीक है। ये आपका डिटेल में यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। जैसे कि आपका संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है कि चिंतन करना अधिगम और समस्या समाधान क्षमताओं में होने वाले परिवर्तनों से एक है, जो कि आपका बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था के दौरान होते हैं। इस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ऐसे नहीं कि अब आप कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका सीटेट क्या पूछता है आपका, आप ये कह सकते हो बाल विकास है ना, इसमें आपका बाल विकास पूछा जाता है ज्यादा। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, आपका बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था तक चीजें होती है। आगे बात करेंगे इसमें जो आपका इफेक्ट है, प्रभावी कारक है कौन कौन से, अनुवांशिकता भी। मान लीजिए बहुत से बच्चों की बुद्धि चलती ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी अनुवांशिकता, हेरिडिटी का इफेक्ट उन पे होता है। जैसे उनके मम्मी पापा हो गए, वैसे ही उन पे प्रभाव देखने को मिलेगा। पर्यावरण, आप एक बच्चे को एक ही कमरे में रखो, पूरा दिन फोन में रखो, उसका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। अभी रिपोर्ट भी एक जारी की गई थी कि बच्चों को जो हम बचपन से मोबाइल दे देते हैं, तो उनकी जो आपकी मानसिक प्रक्रिया है, आपका जो मेंटल प्रोसेस है, वो एक्टिव ही नहीं होता। वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अनुभव नहीं सीख पाएंगे। ये सब क्या है आपका प्रभावित करने वाले कारक है। समझ में आई चीजें? चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, पढ़िए फटाफट, ठीक है। जल्दी बताइए, पढ़िए इसे, ठीक है। रस्सी कूदते समय देखो, अब आपका सीटेट का क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट पूछना ही नहीं, तो ये सीधा नहीं देंगे, क्योंकि सीधा देंगे बच्चा आराम से कर लेगा। तो ये आपको एक पूरी बड़ी लैंग्वेज बना कर देते हैं, एक पूरा बड़ा एग्जाम्पल देते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा जब इतने बड़े एग्जाम्पल को देखेगा तो वो पहले ही घबरा जाएगा, भाई इतनी लंबी कहानी में क्या दे दिया। लेकिन इनके अंदर होता बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने लगभग पढ़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया कि रस्सी कूदते समय पैर में फंसने के कारण जो है बच्चा जो है आउट हो जाता है, ठीक है। आउट होने के बाद आरू कहते हैं कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से ये जो है रिलेटेड है। अब क्या हुआ कि एक बच्ची थी, उसके पैर जो है रस्सी में फंस गया और वो आउट हो गई। वो बाद में कह रही है कि भाई इस रस्सी के कारण आउट हुई है। तो बताइए किस एज में वो बच्चा होगा। बहुत ही ईजी है, आप सिर्फ एज भी पता है ना, आप देखते हो छोटे बच्चे किस एज के बच्चे ऐसा चीजें करते हैं। आप कहते नहीं कि भाई लग गई चींटी, मर गई भाई, फिर आप उसे पीटने लगते हो। तो किस एज में बच्चे होते हैं। सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल, आपका कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल, ठीक है। इन्हें याद रखना चारों को, SPCF, ये आपको सीक्वेंस में लगाने को देते हैं, है ना। संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक सबसे बाद में आता है। इसमें बिल्कुल आपका क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक सबसे ज्यादा आ जाता है, ठीक है। ये कह सकते हो आत्मसिद्धि वाली स्थिति है फोर्थ में, ठीक है। याद रखना है SPCF, इनका फर्स्ट अल्फाबेट याद रखना है, ये जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट याद कर लेना। तो क्या आ जाएगा, सिंपल से क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों है, चलिए समझते हैं। अगर हम आपकी बात करें पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, आपका सेंसरी नहीं है, सेंसरी होगा 0 से 2, ठीक है। इतने में बच्चों को इतना खास कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे 2 से 7 के बच्चा होना स्टार्ट कर देता है, उसे पता लग जाता है भाई इसकी वजह से मेरे चोट लगी, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होते हैं, मतलब प्रतीकों से बच्चे चीजें, साइन से, सिग्नेचर से, इन सब चीजों से बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। अपना भाषा का कौशल विकसित करता है। इसमें क्या होता है, भाषा कौशल भी होगा,
हालांकि उनकी सोच जो है अभी तक तार्किक नहीं होती और वे अंतः केंद्रित होते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, बच्चा कुछ काम कर रहा है, होमवर्क आपने दिया उसे या कुछ वो लिख रहा है, तो क्या करता है, अरे ये तो गलत हो गया, अरे ये तो ऐसे करना था। तो ये क्या करता है, बच्चा आपका ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो खुद से ही बातें करता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि स्थितियों में अपने ही दृष्टिकोण, खुद को ही आपका ये कहेगा, खुद को ही इनकरेज करता है, भाई ये ऐसे करना था मुझे, ऐसे बच्चा बोलता है। ठीक है, इस अवस्था की अन्य भी विशेषता है, इन्हें भी नोट डाउन आपको करनी है। जैसे कि बच्चा जो है अक्सर निर्जीव चीजों को जो है वस्तु में जीवन और इरादा बताता है। यही आपका पूछा था, जिसे आपका जीववाद कहते हैं। जीववाद आपका सेकंड स्टेज में आता है, ये याद रखना है। जीववाद में क्या होता है, किसी निर्जीव को बच्चा सजीव मानने लगता है। वही आपका यहाँ पर आरो ने क्या था, वही सब चीजें जो है आरो ने यहाँ पर की थी। ठीक है, याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आपको क्या करना है, एक पेज पे जो जो मैंने आपको विशेषता बताई, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, आपका अहं केंद्रित आ जाएगा। ठीक है, जीववाद आ जाएगा, अपने ही दृष्टिकोण को सोचना आ जाएगा, इसमें प्रतीकों का आ जाएगा, साइन का प्रयोग। तो ये चीजें आपको ऐड डाउन करनी, इस प्रकार के आपके नोट्स बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका अगला है। ठीक है, सीमाप्त आपका समीपस्थ सिद्धांत क्या है, प्रोक्सिमल डिस्टल, वही जो मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ये आपका होमवर्क में, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी आपको डिटेल में बताई। तो बताना है आपका समीपस्थ सिद्धांत किसे कहा जाता है, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो है इसमें से कौन सा है। सबसे पहला क्या है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। आगे क्या है, अंग हाथ पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। विकास जो है सिर से पांव तक होता है। तो बताइए किससे कहाँ तक होगा। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। चलिए आगे चलेंगे हम। आपको आंसर दिख गया होगा लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी, एक बार आपको खुद से बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये आपको यहाँ पर बताना है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर अपने ज्ञान निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आप सभी का एक अनुभव है, तो आप अपने अनुभव से जो पहले से ही जानते हो उससे आधार पर जो आप नए ज्ञान का निर्माण करते हो। पैटर्न ढूंढना, पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने वाली शिक्षार्थियों में जानकारी को सार्थक बनाने से संसाधित करता है। ठीक है, बताइए। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, बच्चा पहले पुराने अनुभव से नई चीजों में अपना ज्ञान अर्जित कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैंने क्या बताया, इन्हें ऐड कैसे करोगे, क्योंकि पैटर्न ढूंढना, पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी में सार्थक रूप से संशोधित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो बताइए क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज जो हेल्प करता है लर्नर्स को प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली। ठीक है, क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुली क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं, बताइए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर था थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही दिए हैं, क्योंकि हम अपने अनुभव से सीखते हैं। दूसरे जो आपके अनुभव होते हैं वो आपकी मदद करते हैं सार्थक जानकारी, मतलब करेक्ट चीजों को जानने में। तो बस यही आपके पूरी डिटेल यहाँ पर बताई थी। और ये किसका सिद्धांत है, ज्ञान का निर्माण करना अपने आधार पर अनुभवों के, रचनावाद, याद रखना रचनावाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये सीधा पूछ लिया जाता है रचनावाद क्या है। ठीक है, आपको ऊपर आया था सामाजिक सोशियो करके था, वो पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। अच्छी चीज है भाई। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ठीक है, यूनिवर्सल है। इन्होंने क्या कहा, बच्चे जो अपने एक्सपीरियंस से वही चीजें डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, सेम इसी पैटर्न पे था और ये लगातार एक ही पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर भी आंसर नंबर 1 होगा। क्यों होगा, चलिए जानते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, आंसर 1 क्यों होगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पर आर है यूनिवर्सल नहीं है। क्योंकि क्या करेंगे, कुछ बच्चे अपनी अलग गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे अपनी अलग गति से सीखते हैं। तो बच्चों का विकास जो है आपका सार्वभौमिक नहीं है और ये इससे रिलेटेड भी नहीं था। ठीक है, ऊपर तो आप क्या बता रहे हो, संस्कृति के अनुभवों की बात कर रहे हो, नीचे आप विकास की बात कर रहे हो, तो वैसे भी रिलेट नहीं करता। और आपका आर जो है आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, हालांकि कुछ जो निश्चित जैविक मनोवैज्ञानिक विकासात्मक चरण है वो सभी में जो है सिमिलर पाए जाते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था से आपका क्या जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था, ऐसे आपको उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इस तरीके से जो आपका चलता रहता है। लेकिन इन सब में क्या होती है, भिन्नता होती है, एक जैसे नहीं होते, समान नहीं हो सकते। सबके जो है आपके मूल्य अलग होंगे। विकास को समर्थन करने की समुदाय में आने वाली सभी विधियां अलग होती है। कोई बच्चा 2 साल का चलना सीख लेता है, कोई बच्चा 2 साल का पढ़ना सीखता है, कोई बच्चा 3 साल का सीखता है। तो क्या है, यूनिवर्सल नहीं है, इनमें क्या है आपकी विभिन्नताएं हैं। तो बस
और पहले में भी क्या बताया, जब विभिन्नताओं की बता रहे हो तो विभिन्नता यूनिवर्सल नहीं हो सकती, ठीक है। यूनिवर्सल ये होता है सार्वभौमिक, जो सबके लिए है। चलिए आगे बात करेंगे। अच्छे क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अभिकथन कारण के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए इस बार भी, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। किसी में तो आपके 4 से 5 भी आ जाते हैं। तो बताइए इसका क्या होगा। लॉरेंस कोलबर्ग का क्वेश्चन पूछा है। लॉरेंस कोलबर्ग की पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है एक वीडियो में, जाकर चेक करना। सीडीपी की क्लासेस में पूरा समझाया कि आपका क्या होता है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, किस सिद्धांत से रिलेटेड क्या स्टोरी थी, क्यों आपका ये सिद्धांत बनाया गया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उसके परिणाम के आधार पर अच्छा बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम में कानून आपका नम्य है या बदले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, या इन्होंने अपना कौन सा सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा, बच्चों के परिणाम के आधार पर हम ये कह देंगे कि बच्चा बुरा है अच्छा है, ये समझने का ट्राई करते हैं, इस समझ पर पहुंचते हैं। यह नियम जो है आपके कानून से रिलेटेड है और इसे बदला जा सकता है या नहीं, या इसे फिक्स रखेंगे, फ्लेक्सिबल है या फिर आपका कैन बी चेंज, हम इसे चेंज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास जो है कर्मिक रूपों में चरणों में होता है। अब ये बताओ कि इन्होंने स्टेज दी थी या फिर नहीं। कितनी स्टेज दी थी, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, सभी के नाम लिखवाए थे, कितने लेवल थी, कितनी स्टेज थी, सभी के जो है आप कमेंट करके बताओगे। चलिए तो इसमें बताना है कौन सा आपका सही है कौन सा नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि हमने इसकी थ्योरी आराम से पढ़ी हुई है। तो थर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो मानना था, जो इनका कारण था वो बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने स्टेज दिए, अपनी चरण दिए, ठीक है। 3 लेवल है, 3 लेवल के जो है आपकी 2-2 स्टेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है टोटल जो है इनकी 6 स्टेज इन्होंने दी है। स्टेज दी है तो क्रम में दी है कि पहले ये आता है फिर ये आता है, पहले ये आता है फिर ये आता है फिर ये आता है फिर ये आता है, इस तरीके से क्रम में दी है। तो दोनों ही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, बहुत ही बिल्कुल सटीक आपका यहाँ पर दिया है। और इन्हीं से चीजें आपको सीखने को मिलती है। अब मान लीजिए आपको लॉरेंस कोलबर्ग की नोट्स बनाने, तो ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखो कि जो इनका नैतिक विकास का क्रम है वो आपका कर्मिक रूप में है, ठीक है, क्रम में है, स्टेज की फॉर्म में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी पता है कि बच्चे जो अपने परिणाम के आधार पर अच्छा बुरा समझते हैं, ये सारी चीज जो इनकी थ्योरी में, वो सब ऐसे नोट डाउन करो, इनसे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। नोट्स आपको अपने जरूर बनाने हैं, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, लेकिन फिर भी अपने नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। तो चलिए आज हमने आपके काफी क्वेश्चन कर लिए, बाकी जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं उन्हें हम आपकी अगली क्लास में 8 बजे आपकी क्लास होती है, आप सभी जुड़ जाया करो। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट चेक कर लेना CTET बाय एकता नैन, तो आपको मिल जाएगी सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज। और जो भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो कोर्स है वो आपका 999 रुपये में है। इसमें आपको पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों मिलेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट और आपका पेपर 2 दोनों मिल जाते हैं। साथ में जो आपके नोट्स होंगे, PDF होगी, ठीक है, PPT होगी, वो सब आपको मिल जाएगी। तो आप सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जो आपको मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर दे देना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।